सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स खत्म कर लिए थे और आज के केस में हम एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है आई पीस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे हमारे आई पीस। अब बात करते हैं हमारे आई पीस की हमको जरूरत क्या पड़ी। देखिए, जो आई पीस का सिंपल सा काम होता है वो बस ये रहता है कि आई पीस क्या करती है, प्रोवाइड्स मैग्निफिकेशन। ये हमें मैग्नीफाई करके ऑब्जेक्ट को दिखाती है। अब जब ये मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करती है तो हमें आई पीस बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। हम अपना सिंपल सा मैग्नीफाइंग ग्लास भी तो यूज कर सकते थे जो हमारे पहले ज्योमेट्री के बॉक्स में आता था। एक इस तरह से, अगर आपको याद हो तो, जिससे हम लोग धूप में अगर रख के पेपर जलाते थे, वो सारी रेस को एक जगह करके कंसंट्रेट कर देता था और फिर वो जो है थोड़ी टाइम बाद उससे पेपर हमारा जो है धीरे धीरे जलने लगता था। इस तरह का हमारा एक मैग्नीफाइंग ग्लास आता था, तो हम इसका भी तो यूज कर सकते थे क्योंकि ये भी हमारा मैग्नीफाई करने के ही काम में आता है। तो कुछ दिक्कतें आ रही थी इससे, इस वजह से हमने किसका यूज किया, आई पीस का यूज किया। क्या दिक्कतें थी? तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे कि हम यूज कर सकते थे कैसा, नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास भी यूज कर सकते थे। नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास हैविंग प्रॉब्लम्स। नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास जो था उसके पास कुछ दिक्कतें थी। किस तरह की दिक्कतें थी? तो दो टाइप की मेन यहाँ पे हमारे पास दिक्कतें आ रही थी। पहली दिक्कत का नाम था स्पेरिकल एब्रिवेशन और दूसरी दिक्कत का नाम था आपका क्रोमेटिक एब्रिवेशन। तो कौन कौन सी दिक्कतें थी? स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रिवेशन। स्पेरिकल और क्रोमेटिक एब्रिवेशन। अब स्पेरिकल और क्रोमेटिक एब्रिवेशन, पहली बात तो हमें यह समझना है कि होती क्या है ना। तो स्पेरिकल और क्रोमेटिक एब्रिवेशन की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमारा कोई भी, जैसे मैग्नीफाइंग, जो नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या लेंस, आप यहां पे कहिए, नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंस जो होता है वो हमारा कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। इस शेप का आपका नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंस होता है। इस शेप का। अब इससे, और ये हमारी यहां से प्रिंसिपल एक्सेस आती थी। इस तरह से हमारी प्रिंसिपल एक्सेस जाती थी इस लेंस के बीचों बीच से। तो यहां पे दिक्कत क्या आई, बात करते हैं सबसे पहले स्पेरिकल एब्रिवेशन की। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा लेंस है ये इस तरह के ढेर सारे प्रिज्म से मिलके बना हुआ है।
इस तरह के ढेर सारे प्रिज्म से मिलके बना हुआ है। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला जो प्रिज्म है, टॉप वाला प्रिज्म, इसका एंगल अगर ए है तो धीरे जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वाला जो प्रिज्म होगा इसका एंगल बहुत मतलब छोटा होता जा रहा है। ध्यान से देखें तो इसका एंगल कितना है, इस तरह से इसका एंगल है, और इसका एंगल अगर हम करें तो ये आपका लगभग लगभग स्ट्रेट है, जो कि सीधे जाके कहीं यहां मिलेगा, और ऐसे करके अगर कंपेयर करें इसके एंगल और इसके एंगल में तो ये एंगल छोटा है एज कंपेयर टू दिस एंगल। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसका एंगल मतलब कि जो प्रिज्म का एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इसका ज्यादा है, और जैसे जैसे हम अपनी प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ आ रहे हैं, ये जो हमारे प्रिज्म का सेक्शन बना हुआ है इसका एंगल हमारा कम होता जा रहा है, एंगल डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहीं पे हम क्या लिखेंगे कि हम यहां पे देख रहे हैं स्फेरिकल एब्रेवेशन। अब यहां पे हम देखते हैं कि इसकी वजह से दिक्कतें क्या आती हैं। इस फिगर में हम क्या लिखेंगे कि एंगल, स्फेरिकल एब्रेवेशन की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे क्या, एंगल डिक्रीजेस विथ decreases towards as we move towards, decreases as we move towards principal axis. From the या फिर प्रिंसिपल एक्सेस एज वी मूव टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सेस, जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ मूव करते हैं ऊपर से, फ्रॉम द टॉप लिख लीजिए अगर आपको मानो तो जो एंगल होता है किसका, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो क्या होता है, ए से हम इसको डिनोट करते हैं। तो द एंगल यहां पे लिख लीजिए आप, एंगल ए डिक्रीजेस एज वी मूव टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं, हमारा ए क्या है, डिक्रीज कर रहा है। तो जो एंगल है वो डिक्रीज करता जा रहा है जैसे जैसे कि हम प्रिंसिपल एक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं वैसे वैसे। अब यहाँ पे बात क्या आई, हम जानते हैं कि जो हमारा रेज होती हैं वो डेविएशन खाती हैं, किसकी वजह से, मतलब ये सब एक प्रिज्म की तरह ट्रीट मतलब बिहेव कर रहे हैं, तो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनका जो डेविएशन होगा वो किस तरह से दिया जाएगा, डेल्टा से अगर है तो इनका डेविएशन कैसे दिया जाता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यानी कि अगर एंगल छोटा, यानी यहां से हम देख सकते हैं कि जो हमारा डेविएशन होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म के और दूसरा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म वाला केवल यहां पे ध्यान दें तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा डेविएशन है रे का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ प्रिज्म के। यानी कि जो हम यहां से, ये तो आप आई होप आपने बना लिया होगा, अब आप एक नया इसी तरह का लेंस बनाएंगे और उस लेंस में आप दिखाएंगे क्या, स्फेरिकल एब्रेवेशन। छोटा बन गया क्या, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। परफेक्ट। तो ये हमारा एक लेंस है और इसमें हमको दिखाना क्या है, स्फेरिकल एब्रेवेशन अगर दिखाना है ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस और ये हमारा लेंस है। अब यहां पे हम क्या ले लेते हैं, एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स ले लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स मतलब क्या, मोनोक्रोमेटिक मतलब कि एक ऐसा सोर्स जो कि लाइट को क्रिएट कर रहा है या फिर उससे लाइट निकल रही है, और वो लाइट क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ एक है, मतलब एक कांस्टेंट वेवलेंथ है। मतलब अगर येलो कलर की लाइट निकल रही है तो येलो कलर की ही रहेगी,
ब्लू कलर की निकल रही है तो ब्लू कलर की ही लाइट निकलेगी, यानी उसकी इस सोर्स से निकलने वाली लाइट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, कांस्टेंट रहेगी। अब हम यहां से देखें कि इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स से एक रे गई मार्जिन्स की तरफ, कहां पे हिट की, मार्जिन्स पे, यानी कि एंड पॉइंट्स पे अपने लेंस के ऊपर की तरफ, टॉप मोस्ट पॉइंट्स पे कह सकते हैं आप, मार्जिनल पॉइंट्स पे, मार्जिनल रेज इनको कहेंगे। ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, और कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स। यहां से रेज निकली और ये कैसी रेज है, मार्जिनल रेज है। अब ध्यान से देखिए आप, यहां से आपको क्या दिख रहा है कि ये जो मार्जिनल इस पे टच की है और इस पे टच की है, यहां का प्रिज्म एंगल कितना है, ज्यादा होगा। ज्यादा प्रिज्म एंगल है, इसका मतलब कि डेविएशन भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो मार्जिनल होंगी ये आपकी पहले आके यहां पे मीट कर दी, इनमें डेविएशन ज्यादा हुआ। अब जो हमारे पैराक्सियल होंगी, पैराक्सियल मतलब कि जो हमारे प्रिंसिपल एक्सेस के क्लोज हैं, नजदीक हैं, पैराक्सियल रेज, तो इस तरह की जो हमारी पैराक्सियल रेज होंगी वो यहां पे जो प्रिज्म बना है, ये वाला प्रिज्म या ये वाला प्रिज्म, इस प्रिज्म का एंगल छोटा है तो इनका डेविएशन भी कम होगा, तो ये सीधे जाने से की बजाय डेविएट तो करेंगी बट कम डेविएट करेंगी, और उसकी वजह से ये थोड़ा सा आगे तक जाके इंटरसेक्ट होंगी आपस में। ये कुछ इस तरह से ये जो है आगे जाके ये यहीं पे इंटरसेक्ट करेगी और ये थोड़ा सा आगे जाके इंटरसेक्ट करेंगी। और इसी की वजह से ये जो शेप में यहां का एंगल ज्यादा है, और जो हमारे पैराक्सियल जो पोर्शन होता है लेंस का, यानी कि प्रिंसिपल एक्सेस के पास का जो लेंस का पोर्शन होता है उसका एंगल कम होता है, उसकी वजह से जो हमारी इमेज होती है ना, पॉइंट इमेज, ये देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट था लेकिन इसकी इमेज पॉइंट में नहीं आ रही है, इसकी इमेज कैसी आ रही है, इसकी इमेज कुछ इस इतने पोर्शन में आएगी। तभी हमारी जो रेज होती है जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास से उसको करते हैं तो उसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, वो कभी भी एक स्मॉल डॉट की तरह या पॉइंट की तरह नहीं आता, वो एक छोटा सर्कल की तरह आता है, कुछ इस तरह का, ऐसा कुछ स्पॉट बन के आता है जिसका रेडियस अगर आप स्केल से नापें तो वो लगभग 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर जितना होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वो पॉइंट नहीं होता है, वो एक सर्कल की तरह होता है। तो इसीलिए यहां पे एक सर्कुलर टाइप की इमेज बन रही है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब ये क्या हुआ आपको पता लगा, और किसकी वजह से हुआ, ये पैराक्सियल रेज हैं और ये मोनोक्रोमेट, ये हमारी जो है मार्जिनल रेज हैं, और ये जो है हमारा कुछ इस तरह के एक सर्कुलर हमारे जो है इमेज बन रही है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ये किसकी वजह, इसको इस तरह के जो हमारे कमी है ये कमी कहलाएगी, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट की पॉइंट इमेज बननी चाहिए जो कि नहीं बन रही है। तो ये कैसी कमी है, या फिर इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम स्पेरिकल एबरेशन, इसको हम कहेंगे स्पेरिकल एबरेशन। इतना आप नोट कर लीजिए। तो आई होप आपको स्पेरिकल एबरेशन समझ में आया होगा,
और यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स था, यानी कि जो लैम्डा था वो सेम था, इसका भी लैम्डा सेम था, और ये जो पैरेलल मतलब कि पैरेक्सियल रेस जो जा रही थी उनका भी उन रेस का भी वेवलेंथ क्या था, लैम्डा क्या था, सेम था। अब हम बात करते हैं हमारे क्रोमेटिक एब्रेविएशन की। क्रोमेटिक एब्रेविएशन की बात करें अगर, तो यहां पे इसको आप नोट कर लिए हैं, आराम से डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्रोमेटिक एब्रेविएशन की। क्रोमेटिक एब्रेविएशन में भी यही होता है, एंगल ए जो होगा डिक्रीज करेगा जैसे जैसे हम प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल मैग्नीफाइंग लेंस यूज कर रहे हैं। तो ये है आपका लेंस। अब हम यहाँ पे क्या रखते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बजाय एक ऐसा सोर्स रखते हैं जो मोनोक्रोमेटिक ना हो, यानी कि व्हाइट लाइट का सोर्स रख देते हैं। एक ऐसा सोर्स जो कि व्हाइट लाइट कंटेन कर रहा है। व्हाइट लाइट कंटेन कर रहा है तो उसमें हर कलर की जो है कह सकते हैं 7 कलर्स की विबग्योर 7 कलर्स की उसमें रेस होंगी। तो ये क्या है, एक सोर्स ऑफ और ये कैसा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है ये। अब अगर बात करें तो व्हाइट लाइट से पैराक्सियल रेस की तरफ हम चलते हैं, या कहीं भी आप ले जाइए, पैराक्सियल ही नहीं पूरे लेंस पे, क्योंकि अब हम क्रोमेटिक एब्रेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारी इंसिडेंट रेस है इस पॉइंट सोर्स से जो कि व्हाइट लाइट अपना दे रहा है। चलिए, यहां से अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंगल के तो प्रोपोर्शनल है ही है, साथ ही साथ हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी प्रोपोर्शनल है। और सबसे पहले लेक्चर में हमने आपको डिफाइन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो c होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमारी v से डिनोट की जाती है। तो c हमारा क्या होता है, f इंटू लैम्डा, और v हमारा क्या होता है, f इंटू लैम्डा m। अब फ्रीक्वेंसी तो किसी भी लाइट की हम नहीं चेंज कर सकते क्योंकि वो लाइट की प्रॉपर्टी होती है, हाँ, और कह सकते हो या फिर फ्रीक्वेंसी हमारे एनर्जी से एनर्जी डिफाइन कर रही होती है किसी भी लाइट की, इस वजह से हम एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहती है किसी भी मीडियम में। बट हमारी जो वेवलेंथ होती है वो चेंज होती है और स्पीड भी हमारी चेंज होती है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड का अगर रेशियो कहलाता है तो उसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, जहां पे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है उस लाइट की वैक्यूम में, और लैम्डा एम क्या है, वेवलेंथ है उस लाइट की उस मीडियम में। तो एफ से एफ कैंसिल आउट होता है, और लैम्डा हमारा क्या है, एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि वो वैक्यूम में जो भी वैल्यू होगी लैम्डा की वो कांस्टेंट होगी उस पर्टिकुलर लाइट की। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के, उस मीडियम में जो हमारी लाइट ट्रेवल कर रही है उसकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और यहां से हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेवलेंथ के इन दैट मीडियम।
यहां से हम क्या निकालते हैं, यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन आता है, ये हमारा व्हाइट लाइट का सोर्स है। यहां पे टकराने के बाद हम सब जानते हैं कि इसमें जो रेड कलर होगा, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर आर, वो हमारी वेवलेंथ जो है रेड कलर की ज्यादा होती है किससे, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर। ब्लू कलर की वेवलेंथ से रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। ये हम सबको पता है। अब अगर रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होती है, इसका मतलब कि जो डेविएशन होगा रेड लाइट का, वो हमारा कम होगा डेविएशन एज कंपेयर टू द डेविएशन ऑफ ब्लू लाइट। यानी कि अब यहां से जो रेड लाइट होगी वो कम डेविएट होगी और थोड़ा दूर तक जाएगी। और जो ब्लू लाइट होगी और यहां पे भी इसी तरह का स्पॉट आएगा, एक पॉइंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेड लाइट व्हाइट लाइट तो यहां पे भी आ रही होगी और यहां से भी वो जो है ऐसे आई होगी, तो पैराक्सियल की जो है वो हमारा थोड़ा आगे चली जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा रेड कलर की लाइट का स्पॉट होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। सो आई होप आपको यहां से समझ में आएगा। अभी अगर मैं वो बताने लगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आप ये समझ के चलिए कि पॉइंट तो नहीं आएगी इमेज जो हमारी रेड लाइट है उसकी, वो एक छोटे स्पॉट की तरह आ सकती है। तो यहां पे वो जाके मीट की और इस तरह से कुछ हमारा रेड कलर का एक स्पॉट वहां पे बना। अब जो ब्लू लाइट होंगी वो हमारा ज्यादा डेविएशन मतलब उसमें एक्सपीरियंस करेंगी। तो जो ब्लू लाइट होगी वो हमारे यहां से इस तरह से हमारी ब्लू लाइट जाएगी। ये हमारी ब्लू लाइट जाएगी और जो ब्लू लाइट की फाइनल इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ऐसे। तो अब हम जो रेड और ब्लू लाइट का ये सर्कल देखेंगे, तो क्या इमेज अगर हम सामने से देखें इधर से, तो हमारा एक सामने रेड स्पॉट होगा और लास्ट में हमारा ब्लू कलर का पैच होगा इस तरह से। ये हमारा ब्लू कलर का पैच होगा और इसके बीच में सारे कलर्स लाई करेंगे। जैसे विप ग्योर यहां से शुरू होगा, इसके ऊपर वॉयलेट भी होगा, ब्लू के ऊपर वॉयलेट VIB इंडिगो फिर होगा, फिर ब्लू, फिर विप ग्योर VIBG ग्रीन होगा यहाँ पे, फिर वाई येलो होगा, ऑरेंज होगा और फिर बीच में हमारा रेड स्पॉट आएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म हो रहा होगा। एक व्हाइट पॉइंट सोर्स का इमेज कुछ इस तरह से आ रहा होगा, जिसमें 7 कलर्स के इस तरह छल्ले टाइप के बने होंगे। तो ये हमारा क्या कौन सा डिफेक्ट आया? क्रोमेटिक एबरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? इस क्रोमेटिक एबरेशन और स्पेरिकल एबरेशन को
हटाने के लिए हमने क्या यूज किया, आईपीस। क्यों? क्योंकि हम जब मैग्नीफाई करते वक्त एक सिंगल लेंस का यूज कर रहे थे, तब उस सिंगल लेंस की वजह से हमारे ये दो डिफेक्ट क्रिएट हो रहे थे और हमें जो है क्लियर इमेज कह सकते हैं आप, नहीं आ पा रही थी। बट हमने जब आईपीस का यूज किया तो उससे हमारी क्लियर इमेज आने लगी। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि आईपीस किस तरीके से आईपीस का कंस्ट्रक्शन होता है और उसके बाद समझते हैं कि आईपीस कितने टाइप्स की होती है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी अच्छा लगे ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं और चलते हैं अपने अगली हेडिंग की तरफ, जहां पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ आईपीस। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात होती है, दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखाऊंगा, बना के दिखा दूंगा आपको डायग्राम, कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, लेबल डायग्राम बना देना है मुझको और आपको समझ में आ जाएगा कि आईपीस कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। आंसर अगर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ आईपीस पे, तो आप उसी जैसे जो लेबल डायग्राम होगा बस उसी को अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईपीस और कंस्ट्रक्शन। अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है यहाँ पे कि आईपीस में किस तरह के लेंस यूज होते हैं, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज होते हैं। कैसे लेंस यूज होते हैं? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज। सेकंड पॉइंट क्या आता है? फर्स्ट लेंस, या फिर कह सकते हैं आपको यहां पे डिफाइन करना होगा फील्ड लेंस क्या होता है। एक लेंस होता है फील्ड लेंस, अभी हम डिफाइन करेंगे, और एक लेंस होता है आई लेंस। दो लेंस होते हैं आईपीस में, एक होता है फील्ड लेंस, एक होता है आई लेंस। अब इन दोनों लेंसेस के बीच का जो डिफरेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेस, ये कैसा होता है इसको भी हम अभी डिफाइन करेंगे। तो पहले हम अपने डायग्राम बना लेते हैं। तो कुछ नहीं होता यहां पे, अगर हम अपनी आईपीस की बात करें तो इसे कहते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा क्या होता है? फील्ड लेंस होता है, इसको हम कहते हैं आई लेंस। ये हमारा ब्रास का केस होता है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। तो यही हमारी होती है आईपीस। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये जो लेंस है एक तरफ से प्लेन है और एक तरफ से कॉन्वेक्स शेप का है। तो जो हमारे लेंसेज यूज होते हैं वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं। अब फील्ड लेंस की बात करें तो फील्ड लेंस हमारा वो लेंस होता है जो किसकी तरफ हो? ऑब्जेक्टिव की तरफ हो। फील्ड लेंस हमारे किसकी साइड होता है? ऑब्जेक्टिव की साइड। ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हो जहां से आपकी इंसिडेंट रे आ रही हो, फील्ड लेंस आपका पहले इंसिडेंट रे उस फील्ड लेंस पे टकराएगी।
फिर आई लेंस क्या होता है, जो हमारी जहां से अगर आप यहां से देख रहे हैं, ये अगर आपकी आई है तो आपके आई के जो पास है जो लेंस, वो आपका क्या होता है, फील्ड लेंस, आई लेंस होता है। तो आई लेंस कहां किस तरफ होता है, कहां किसके पास होता है, आई के पास, आई के पास आपका आई लेंस होता है। अब जो डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज होता है ना, ये कुछ इस तरह से होता है, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज इज सच दैट द मिनिमम और नो spherical and chromatic aberration is there। जो हमारे इनके बीच का डिस्टेंस होता है, ये कुछ इस तरह से हम रखते हैं कि हमारा जो स्पेरिकल और जो क्रोमेटिक एबरेशन है वो हमारा बिल्कुल ही ना रहे, वो हमारा जीरो हो जाए, या तो मिनिमम हो जाए या तो जीरो हो जाए। सो ये था आपका आई पीस और इसका कंस्ट्रक्शन। नोट्स में इसको डिटेल्ड में लिखा गया है, अब वापस से ये लिख के बताना बोर्ड पे, आई थिंक वो उतना वर्थ इट नहीं होगा। नोट्स में इसको पूरा मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, आप नोट्स में देख लीजिएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ आई पीस पे, कि आई पीस हमारी कितनी टाइप्स की होती है। अगर हम आई पीस के टाइप्स की बात करें तो आई पीस के जो हमारे टाइप होते हैं, ये बेसिकली देखिए, आई पीस हमारी दो टाइप की होती हैं, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव आई पीस। तो यहीं पे हम लिखेंगे कि आई पीस जो हमारी होती हैं नेगेटिव और जो दूसरी होती हैं वो पॉजिटिव। आई पीस हमारी कितनी टाइप की होती है, केवल और केवल दो टाइप की होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आई पीस। अब नेगेटिव आई पीस क्या होती है हमारी, ऐसी ये जैसे दो हमारे लेंस के कॉम्बिनेशन है, हमने न्यूमेरिकल लगाते वक्त पढ़ा है, बस ये हम समझ के चलिए कि ये जो लेंसेज है ये कॉम्बिनेशन का ही तो काम कर रहे हैं, है ना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है नेगेटिव आई पीस में क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट होता है, फोकल पॉइंट होता है लाइज बिटवीन फील्ड लेंस एंड आई लेंस। आई लेंस और फील्ड लेंस के बीच में अगर हमारा जो फर्स्ट फोकल पॉइंट है वो लाई कर रहा है, कुछ इस तरह से हमने आईपी ये इन दोनों लेंसेज का अरेंजमेंट किया है कि जो हमारा फर्स्ट फोकल लेंथ की पोजीशन, फर्स्ट फोकल पॉइंट की पोजीशन आ रही है वो कहां, इन दोनों लेंस के बीच में आ रही है, तो वो उस तरह की आईपीस हमारी कैसी होगी, नेगेटिव आईपीस होगी। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो आप कह सकते हो इसके एग्जाम्पल में हाइजिन्स आईपीस। और पॉजिटिव आईपीस में क्या होता है, जो फर्स्ट फोकल पॉइंट होता है वो हमारे फील्ड लेंस के जस्ट सामने लाई कर रहा होता है। फर्स्ट फोकल पॉइंट लाइज इन फ्रंट ऑफ फील्ड लेंस। नेचुरल तौर पे जो हमारा फर्स्ट फोकल पॉइंट जहां लाई करता था फर्स्ट लेंस के आगे, कॉमन केसेस में वही हमारा जो है फर्स्ट फोकल पॉइंट पॉजिटिव आई पीस के केस में लाई करता है इन फ्रंट ऑफ फील्ड लेंस। और इसका एग्जांपल राम्सडेन आई पीस और गॉस आई पीस। गॉस आई पीस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
सो आई होप आपको आईपीएस का ये इंट्रो ही टाइप था। अभी तो आईपीएस का लेक्चर शुरू हुआ है टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आईपीएस का आज का लेक्चर तो यहीं पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, हाइजेंस आईपीएस को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो हमारी नेगेटिव टाइप की आईपीएस है, जिसमें एक तरह की एग्जाम्पल लिया गया है नेगेटिव आईपीएस में से एक है हाइजेंस आईपीएस, तो उसका एक एग्जाम्पल लिया गया है और वो हमारे सिलेबस में है। बेसिकली ये तीनों हमारे सिलेबस में, हमें इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइजेंस आईपीएस और कोशिश करेंगे कि रैम्सडन आईपीएस भी समझा दे आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हाइजेंस आईपीएस पढ़ेंगे, उसकी क्या खासियत है, और जो हमारे फर्स्ट लेंस और सेकंड लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ कितनी होती है, बीच का कितना डिस्टेंस होता है हाइजेंस आईपीएस में, है ना, और प्रिंसिपल पॉइंट्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं। तो चलिए, और मैग्निफिकेशन कितना होता है, क्या काम करती है, तो किस लिए यूज होती है, और क्यों, क्या डिफरेंस है रैम्सडन आईपीएस में, मतलब क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव आईपीएस बनाई गई, क्या इसके पीछे का रीजन था, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में जैसे जैसे हम इनको पढ़ेंगे तो हमें रीजन भी पता लगने लगेंगे कि क्यों हमें ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव आईपीएस की जरूरत पड़ी। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।